षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे अजंत धातुओं से यंगंत धातु निष्पन्न कर लिए हैं। अब हम हलंत धातुओं से यंगंत धातु बनाएंगे और अंग कार्य के अनुसार उनका विभाजन करके खंड खंड में बनाने से ये सारे धातु हमारे थोड़ी देर में बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनिदित धातु। अनिदित अनिदित यानी ऐसे धातु जो धातु पाठ में उपधा में नकार के सहित पढ़े गए, जिनकी उपधा में रहने वाला नकार हमने इदितो नुम धातुओं से नुमागम करके नहीं जोड़ा है, जिसको भगवान पाणिनि ने ही नकार के सहित पढ़ा है धातु पाठ में। ऐसे धातु कुल 47 हैं, जो कि 210 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं इसी पुस्तक के द्वितीय भाग में, जिसको हम पढ़ रहे हैं। इनमें से जो आजादी धातु हैं उनसे तो यंग हो गई थी। अंच, अंज, इंध, उन्द, उम्भ, निम्फ इनको छोड़ दीजिए, इनसे हमने यंग किया। धातु रे काचो हलादे क्रिया समव्यारे यंग सूत्र से यंग कर दिया। तो फिर हम सावधानी रखें कि इन धातुओं से हमने यंग किया और यंग बैठा है, तो यंग को निमित्त मानकर होने वाले अंग कार्य हम पहले करेंगे, द्वित्व बाद में करेंगे। और यंग का लुक कर दिया है तो अंग कार्य प्राप्त ही नहीं होगा, तो हम सीधे द्वित्व कर देंगे। तो इन धातुओं में से विशिष्ट धातुओं ले लेकर हम आपको बताते जा रहे हैं। धातु है वंच, इसके बाद यंग बैठा हुआ है। यंग बैठा है तो हम यंग को निमित्त मान करके इसके नकार का लोप करेंगे। सूत्र है अनिदिताम हल उपधाया किंगिति। अनित धातुओं की उपधा के नकार का लोप होता है कित प्रत्यय परे होने। हलंत अनिदित धातु तो ना का लोप कर दिया तो बन गया वच। अब तो करेंगे वच वच। और जब यंग का लुक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तब लोप प्राप्त ही नहीं होता। जब निमित्त ही नहीं तो लोप ही कहाँ से होगा, तो वहाँ वंच वंच द्वित्व करते हैं। जब यंग का लुक हो जाता है तो हम वंच वंच द्वित्व करते हैं, और लुक नहीं होता तो हम वच वच द्वित्व करते हैं। जब लुक नहीं होता तब हम ना का लोप करते हैं। जब यंग का लुक नहीं हुआ, यंग बैठा है, निमित्त सामने स्थित है, तो निमित्त को मान करके हम ना का लोप कर देते हैं और वच वच द्वित्व करते हैं। तो यहाँ बनता है वच वच ववच, और यहाँ बनता है वंच वंच ववंच। ये दोनों को बुद्धि में तुलनात्मक साथ साथ रखिए। अलग अलग हम दिखा रहे हैं ताकि भ्रांति ना हो। ये बन गया। अब इसके लिए विशेष सूत्र आता है, ये 211 पृष्ठ पर देखिए। नी वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पदस्कंदाम। ये कहता है कि वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंद इतने धातुओं के अभ्यास को नी का हो जाता है। तो बन गया ये नी का हो गया, तो वनी वच बन गया, और ये यंग का या मिला दिया तो धातु बना वनी वच्य। वनी वच्यते, वनी वच्यते बन गया। और यहाँ क्या बनेगा, वनी वंच। अब जब नी का आगम हो गया ना, तो ये अभ्यास का जो आ है इसको दीर्घ नहीं होगा दीर्घोक्ता से। दीर्घोक्ता यही कहता है कि अकित अभ्यास को दीर्घ होता है। यंग लोग परे होने पर अकित अभ्यास को दीर्घ होता है। नी का आगम हो गया तो अभ्यास कित हो गया, कित अभ्यास को दीर्घ नहीं होगा। तो वनी वच्यते। अब धातु लीजिए स्रंस, यंग बैठा है, पहले ना का लोप और द्वित्व कीजिए स्रस स्त्रस सस्त्रस, सस्त्रस हो गया, और इसको नी का आगम कर दिया तो शनि स्त्रस्यते।
ध्वंस, पहले ना का लोप, उसके बाद द्वित्व, ध्वस ध्वस, दध्वस, दनी ध्वस्यते। भ्रंश, पहले नकार का लोप तो भ्रस, द्वित्व किया भ्रस भ्रस, बभ्रस, अभ्यास को नीक का आगम किया बनी भ्रस्यते। और स्कंद, धातु है स्कंद, पहले ना का लोप किया, उसके बाद द्वित्व किया स्कद स्कद, तो यहाँ हलादे शेष नहीं लगेगा, यहाँ शर पूर्वा खया लगेगा, इसका लोप हो जाएगा, का बचेगा, तो कसकद। और कुहोशु चस्कद, चस्कद बनाने के बाद सामान्य अभ्यास कार्य कर लेने के बाद ये विशेष अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो चस्कद बन गया, हमने नीक का आगम कर दिया, तो क्या बना, चनीस्कद्य, धातु में चनीस्कद्यते। वंचु वच, वच वच, ववच वनी वच्यते। स्रंसु स्रस, स्रस स्रस, सस्रस, सनी स्रस्यते। ध्वंस, पहले ना लोप किया तो ध्वस, ध्वस ध्वस, दध्वस, सामान्य अभ्यास कार्य कर लिया, अब नीक का आगम किया तो धनी ध्वस्यते। और स्कंद, नकार का लोप किया तो स्कद, स्कद स्कद द्वित्व किया तो शर पूर्वा खया से का तो बच गया और सा का लोप हो गया, तो कुहोशु से का को चा बनाया तो चस्कद, अब नीक का आगम किया चनीस्कद्यते, पहले सामान्य अभ्यास कार्य, बाद में यम और यंगलुक को निमित्त मानकर होने वाले विशेष अभ्यास कार्य। अब ये कस पत पद जो बचे हैं इनको अनुपद में बताना चाहिए, तो बन ही जाएंगे। पत पत पपत, पनी पत्यते, पद पद पपद, पनी पद्यते, और कस कस चकस, चनी कस्यते। अब दो धातु अनिदित और लेते हैं, दंश और भंज। इनके लिए सूत्र है जप जब दह दश भंज पशांच। इन धातुओं के अभ्यास को नुक का आगम होता है, इन धातुओं के अभ्यास को नुक का आगम होता है। नुगतोनु नासिकांतस्य से नुक की अनुवृत्ति है, और ये जो नुक का आगम अभ्यास को किया जाता है, इस नुक के लिए कहा है कि आगम वस्तुतः नुक का नहीं होता, ये अनुस्वार का उपलक्षण है, तो आगम होता है अनुस्वार का। तो दंश के बाद आया यंग, तो पहले हमने अनिताम हलुधाया की नीति से उपधा के नकार का लोप कर दिया, तो बनाया दश, दश दश ददश। ददश बनने के बाद इसका जो अभ्यास है द, इसको हमने आगम कर दिया नुक का, नुक का अर्थात अनुस्वार का, तो दंदश बन गया, अनुस्वार हो गया। उस अनुस्वार को हमने अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण किया, तो दाग का परसवर्ण बना न, तो दंदश्य, दंदश्यते। भंज में पहले ना का लोप, बाद में द्वित्व, तो भंज से बनाइए भज, और भज भज बभज बना करके अभ्यास को नुक का आगम, तो बम भज, बम भज, बम भज्यते। तो अनुस्वार का आगम इसलिए किया है कि आगे भी झल नहीं मिलेगा, तो अनुस्वार ही नहीं बन पाएगा, ना झल नहीं मिलेगा यम रम नम इत्यादि में, तो नुक का आगम कर देंगे, तो ना को अनुस्वार करेंगे कैसे, इसलिए उस नुक को अनुस्वार का उपलक्षण मान लिया। तो दंदश्यते बम भज्यते, ये हमने अनिदित धातुओं में से वंच स्रंस ध्वंस भ्रंस और दंश और भंज, ये 6 विशेष धातु हमने पढ़ लिए, 6 विशेष धातु हमने पढ़ लिए। अब जो धातु बच गए अनिदित, उनमें द्वित्व करके उनमें हम पहले ना का लोप करेंगे और फिर द्वित्व करेंगे, फिर सामान्य अभ्यास कार्य करेंगे, और सामान्य अभ्यास कार्य करने के बाद यदि अभ्यास के अंत में हमको छोटा आ दिखेगा ह्रस्व, तो उसको हम दीर्घोक्ता से दीर्घ बनाएंगे। ई दिखेगा तो उसको गुणों यंगलुकों से गुण करके ए बनाएंगे, और उ दिखेगा तो गुणों यंगलुकों से गुण करके ओ बनाएंगे।
इतने बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम रिकार का विचार करेंगे आगे। तो देखिए, चंच, चंच को पहले ना लोप किया, चच 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 चचच चाचच्यते। तंच ना लोप करके तच 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 ततच तातच्यते। त्वंच त्वच तात्वच्यते। रंज रज रारज्यते। संज सज सासज्यते। स्वंज स्वज सास्वज्यते। मंथ मथ मामथ्यते। ग्रंथ ग्रथ जाग्रथ्यते। श्रंथ श्रथ शाश्रथ्यते। स्यंद स्यद सासज्यते। बंध बध बाबध्यते। दंभ दभ दादभ्यते। स्त्रंभ स्रभ सास्रभ्यते। श्रंभ श्रभ शाश्रभ्यते। शंस शस शाशस्यते। अभ्रंश भ्रश बाभ्रश्यते। यानी प्रत्येक धातु बोल करके बता दी, प्रत्येक धातु को बोलकर बता दी कि जिनमें ना लोप के बाद द्वित्वाभ्यास कार्य करके अभ्यास के अंत में आकार दिखाई पड़ रहा है, उसको हम दीर्घोक्ता से दीर्घ बनाएं। और यदि अभ्यास के अंत में इकार उकार दिखेंगे तो उनको हम गुणों या लोगों से गुण करके ई को ए, ऊ को ओ, ई तो इसमें कहीं है नहीं, ऊ को ओ हम बना देंगे। तो लुंच लुच लुलुच लोलुच लोलुच्यते। कुंच चोकुच्यते। मृंच मोमृच्यते। मृंच मोमृच्यते। ग्लुंच जो ग्लुच्यते। कुंथ चोकुच्यते। बुंद बो बुध्यते। शुंध शोशुध्यते। तुम्प तो तुप्यते। त्रुंप तो तृप्यते। और तुम्फ तो तुप्यते। त्रुंफ तो तृप्यते। गुंफ जो गुप्यते। और शुंभ शो शुभ्यते। ये हमने अनिद्र धातुओं में से उन धातुओं के रूप बना लिए जिनके अभ्यास के अंत में उकार मिला हमको सामान्य अभ्यास कार्य करने के बाद, उसको हमने विशेष अभ्यास कार्य क्या किया, गुणों यंगलोकों से गुण करके वो बना दिया। अब जो अनिद्र धातु बचे हैं जिनमें रिकार है, जो रिकारवान है, उन धातुओं के लिए सूत्र है रीग ऋदुपधस्य च। और यही वार्तिक आता है रीग ऋत्वतः इति वक्तव्य। ऐसे धातु जिनकी उपधा में रिकार है अथवा उपधा से अन्यत्र भी रिकार है, उपधा के पहले भी कहीं रिकार है, तो धातु रिकारवान है, ऋत्वत है। ऐसे धातुओं के अभ्यास को रीक का आगम होता है। रा में ई की मात्रा बढ़ा दी और ककार की संज्ञा हो जाएगी। रीक का आगम होता है यंग परे होने पर और यंग लोग परे होने पर। तो धातु है त्रिम्फ, इससे लगाया यंग, तो धातु अनिदित है, तो उपधा के नकार का लोप हो गया। ये हम बता चुके हैं कई बार कि जितने भी अनिदित धातु हैं इनकी उपधा में आपको जो नकार, इनकी उपधा में कभी ना दिखता है, कभी माँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है। ये नामा या सबको आप ना समझिए, ये सबको ना ही समझिए। नकार जा अनुस्वार पंचमो झलि धातुषु, झल परे होने पर उपधा में दिखने वाला जो पंचम वर्ण है वो नकार ही है। वो अनुस्वार होकर के परसवर्ण होके कभी यकार दिखता है, कभी मकार दिखता है, उसको नकार मान के ही काम कीजिए। तो त्रिम्फ में मकार दिख रहा है, ये नकार है। जब नकार मानेंगे तब तो अनिद्राम से ना का लोप करेंगे, नहीं तो लोप कैसे करेंगे। तो नकार है, ये ना का लोप कर दिया। त्रिम्फ बचा त्रिफ। अब त्रिफ त्रिफ जो तो किया अभ्यास में त्रिफ जब हुआ तो उरत से उसका अत आदेश कर दिया तो अर हो गया। हलादि शेषा किया तो त्रिफ बन गया। त्रिफ 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 बन गया। तो ऐसे धातुओं के लिए सूत्र बना है रीग ऋदुपधस्य च। जिन धातुओं की उपधा में रिकार है अथवा उपधा के पहले रिकार है, जो रिकारवान धातु है,
ऐसे धातुओं के अभ्यास को रीक का आगम होता है यंग परे होने पर, यंग लोग परे होने पर। तो त्रिफ त्रिफ, तो त्रिम्फ में पहले ना का लोप किया तो त्रिफ हुआ, त्रिफ त्रिफ तत्रिफ, तत्रिफ बन जाने के बाद अभ्यास का जो दिख रहा है ता, उसको रीक का आगम कर देंगे। तो तरी त्रिफ, तरी त्रिफ्यते, द्रिम्फ द्रिफ, द्रिफ द्रिफ दद्रिफ, दरी द्रिफ्यते, स्त्रिम्भ स्त्रिभ, स्त्रिभ स्त्रिभ सस्त्रिभ, सरी स्त्रिभ्यते। और त्रिमुह ना का लोप किया तो त्रिह 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 तत्रिह तरी त्रिह्यते। ये बना लिया हम सारे अनिरुद्ध धातुओं के। तो देखिए कृंच धातु के लिए विशेष बात बता रहे हैं कि कृंच धातु की उपधा में जो यहाँ दिख रहा है ये यहाँ ही है, ना नहीं है, तो इसका तो लोप होगा नहीं, तो चोकृंच ऐसे ही रहेगा ये। और यंग को मिला दीजिए, कृंच कृंच चोकृंच हुआ और अभ्यास को गुण कर दिया, गुण यंग को तो चोकृंच्य बनेगा, इसको लोप नहीं होगा, चोकृंच्य, चोकृंच्यते यही धातु बनेगा, पर इसका यंग लुक नहीं बनेगा, क्योंकि यंग लुक में जब यंग का लुक हो जाएगा और हम चोकृंच धातु बना लेंगे, उसके बाद जब तिप्तस इत्यादि प्रत्यय हम लाएंगे तो चोकू से चाकू जब हम पुत्र कर देंगे तो यहाँ के बाद उस का को बोल नहीं सकते, यहाँ के बाद यकार के बाद ककार हम बोल ही नहीं सकते। हमारे उच्चारण अवयवों की सीमाएं हैं, किसी भी वर्ण के बाद कोई भी वर्ण बोला नहीं जा सकता। तो इसलिए उच्चारण की अशक्ति होने के कारण ये समझ में आता है कि कृंच धातु से यंगंत धातु तो बना लेना चाहिए चोकृंच्यते, किंतु यंग लुगंत बनाने के बाद भी उसका कोई फल नहीं है, उसके रूप हम चला नहीं पाएंगे। और हम धातु मकारोपद है, क्योंकि इसके अंत में झल नहीं है। उपधा में पंचम वर्ण सुनाई पड़े और उसके बाद झल हो तो हम उसको ना मान लें, यहाँ पंचम है नहीं, इसलिए इसको उपधा में माही है, तो इसका भी लोप हम नहीं कर सकते, उपधा के नकार को लोप करना है। तो ये बन गया। तो हम जब बन गया तो इसको आगे सूत्र आएगा नुगतोनुनासिकांतस्य, नुगतोनुनासिकांतस्य सूत्र आएगा, उससे इसको हम नुक का आगम करेंगे तो जम हमयते रूप बनेगा, ये आगे बताएंगे। तो ये हमने जो अनिरुद्ध धातु है जिनकी उपधा में नकार है, धातु पाठ पढ़ा हुआ, उनके नकार का लोप करके यंगत धातु निष्पन्न कर लिए और साथ में ये विचार कर लिया कि कृंच और हम धातु नोपद नहीं है, कृंच योपद है और हम मोपद है। अब हम हलंत धातु में से अधुपद धातु लेते हैं, पहले विशेष बताएंगे बाद में सामान्य। तो जिनकी उपधा में अथ है, ह्रस्व, जैसे पठ, वद, चल, वच, हस, जन, सन, खन, मन, ये सब धातु कहलाते हैं अधुपद। इनमें से विशेष धातु बता रहे हैं तीन, जन, सन, खन। जन, सन, खन ये तीन धातु जो हैं, इनके अनुनासिक के स्थान पर विकल्प से आकार आदेश होता है। कब होता है? यकार आदि के प्रत्यय परे होने पर। तो जन धातु से लगाया यंग, तो ना को हो गया आ, तो बन गया जा, और जब नहीं किया आदेश तो जन रहा, तो जा जा जजा, दीर्घोक्ता से दीर्घ किया तो जा जायते, और जब आप तो नहीं किया तो जन जन जजन जन जन्यते, तो जा जायते जन जन्यते, और सन से सा सायते सन सन्यते, और खन से चा खायते और चंग खन्यते। ये तीन धातु के विशेष जिनके नकार के स्थान पर हमने आकार आदेश किया यकार आदि के प्रत्यय परे होने पर, तो इनके दो रूप बनेंगे। और जो हन धातु है इसके लिए वार्तिक आता है, वार्तिक हंतेर हिंसाया गुनी भावो वच्य। हन धातु के बाद यंग लगाया, और हन का अर्थ हिंसा यदि है, हन का अर्थ होता है हिंसा गत्यो, हिंसा अर्थ भी होता है गति भी होता है, तो हन का अर्थ यदि हिंसा है
और उसके बाद यंग आया है, तो हन धातु के स्थान पर घृणी आदेश हो जाए, घृणी, और घृणी आदेश करके द्वित्व हो। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो घृणी आदेश हो रहा है इसका निमित्त कौन है? इसका निमित्त है यंग। तो यंग प्रत्यय होगा तो घृणी आदेश होगा, यंग का लुक हो जाएगा तो घृणी आदेश नहीं होगा। इसलिए दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं। तो हन से यंग लगाया तो घृणी हो गया, तो घृणी घृणी हो गया, और ये विकल्प से होता है, ये हिंसा अर्थ होने पर ही होता है। तो घृणी घृणी, फिर जिघ्नी, गुण किया तो जे घनीयत है, घृणी घृणी किया फिर हलादि शेषा, फिर कुहोश चूहू, तो घा के स्थान पर झा हो जाएगा, फिर अभ्यास से चर्च से जस्ट करके झा हो जाएगा, फिर ई को गुण किया, गुणो जंगल को से जे घनीयत है, और हिंसार्थ नहीं होगा तो घृणी आदेश नहीं होगा। तब क्या होगा? तब हन हन, हा हन, और कुहोशु तो जाहन। जब जाहन बन जाएगा तो अधुपद धातुओं के लिए एक विशेष अभ्यास कार्य आ रहा है यंग का। इसी 214 पृष्ठ पर नीचे लिखा हुआ सूत्र देखिए, नुगतोनुनासिकांतस्य, ऐसे धातु जिनके अंत में अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक यानी यमगणनम, ऐसे धातुओं को हम द्वित्व कर लें, अभ्यास कार्य कर लें और देखें कि इनके अभ्यास के अंत में यदि अथ है, ह्रस्व अंत में अनुनासिक हो और अभ्यास के अंत में अथ हो, तो उस अथ को नुक का आगम हो जाता है। नुक, ये नुक भी अनुस्वार का उपलक्षण हो। तो हन को हमने हन हन जहन बना लिया, और जहन बनने के बाद हन धातु के लिए एक विशेष सूत्र आता है। देखिए 214 पृष्ठ पर लिखा है अभ्यासाच्य। अभ्यासाच्य, हन धातु का जो अभ्यास ज, उसके बाद आने वाला जो ह, उसको कुत्व होता है। जब भी हन धातु को द्वित्व होगा तो उसके अभ्यास के बाद आने वाला जो हन धातु का आकार हमें दिखेगा, उसको हम अभ्यासाच्य सूत्र से कुत्व कर देंगे। तो कुत्व करेंगे तो हा के स्थान बन जाएगा घ। तो हन हन हन, हा हन जहन, और हकार को कुत्व किया तो जघन बन गया। अब जघन बनने के बाद ये सूत्र आएगा नुगतोनुनासिकांतस्य। इस सूत्र को यहीं लिखना चाहिए था, हन धातु के साथ ही नीचे लिख दिया है। तो इसको समझ लीजिए कि हन धातु के अंत में अनुनासिक है और अभ्यास के अंत में अथ है, तो उसको नुक का आगम हो गया, नुगतोनुनासिकांतस्य सूत्र से। तो अभ्यास है ज, उसके अंत में है आ, इसको नुक हो गया, नुक अर्थात अनुस्वार हो गया, तो बन गया जंघन, जंघन्य। अब ये जो अनुस्वार है इसको हमने परसवर्ण किया, पर कौन है? घ, उसके समान कर दिया, तो घा के समान क्या बनेगा? अनुस्वार ङ, जंघन्य। तो अभ्यास को नुक का आगम किया और उसको अनुस्वार को उपलक्षण माना, और उस अनुस्वार को अनुस्वार से यही परसवर्ण से हमने परसवर्ण कर दिया, तो बन गया जंघन, जंघन्य, जंघन्यते। तो जब हिंसार्थ होगा तो जेघनीयते, और हिंसार्थ नहीं होगा तो जंघन्यते। तो हन धातु का हिंसार्थ नहीं होगा तो क्या अर्थ होगा? गति, गति अर्थ होगा। और जब गति अर्थ होगा तो यंग प्रत्यय का अर्थ क्रिया समविहार नहीं होगा, तब यंग का अर्थ होगा नित्यम कौटिल्य गतम। अब धातु लिए हमने अधुपद में से कस, पत, पद, ये 3 धातु। अब इनके लिए हमने पढ़ा है कि नीक, वंचु, स्रंसु, ध्वंसु, भ्रंसु, कस, पत, पदस, कंधाम सूत्र से इनके अभ्यास को नीक का आगम होता है। तो कस कस चकस, चनी कस्यते, पत पत पपत, पनी पत्यते, और पद पद पपद, पनी पद्यते, ये बन गए। अब उन अधुपद धातुओं को ले लीजिए जिनके अंत में अनुनासिक है, जैसे हन था। इसी प्रकार गम, रम, नम, यम, तन, मन, जितने अनुनासिकांत धातु आएंगे, कण, रण, क्षण,
धातु अनुनासिकांत हो और अभ्यास के अंत में आ हो, तो क्षण ले लेंगे और क्षण को नहीं लेंगे, क्योंकि क्षण को लिया तो अंत में तो नासिक मिला और अभ्यास के अंत में हमको आ नहीं मिलेगा। तो किन धातुओं को हम ले रहे हैं? अनुनासिकांत ऐसे धातु जिनको द्युत करने के बाद जिनके अभ्यास के अंत में अत दिखाई पड़ेगा, छोटा, उसको भी हम नुक का आगम करेंगे नुगतो अनुनासिकांतस्य सूत्र से। तो गम, गम गम, जगम अंत में अनुनासिक है, अभ्यास के अंत में अत है, इसको नुक का आगम किया तो जंगम बन गया। जंगम्यते, तन 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 ततन, तन तन्यते, मन 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 ममन, मम मन्यते, रम 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 ररम, रन रम्यते, और यम 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 ययम, यय यम्यते। इसलिए इस आगम को अनुस्वार को उपलक्षण मान लिया है कि जब धातु के आदि में या रा व होंगे, वम 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 ववम वम वम्यते, यदि हम नुक का आगम ना कर लेते तो हम ना को अनुस्वार कैसे बनाते? यारा लावा जब धातु के आदि में दिखता तो ये तो झल है नहीं, नशा पदांतर से झली से हमको बनाना होता जब अनुस्वार, तो इनको नहीं हो सकता था, तो ना बचा रहता, इसलिए उसको अनुस्वार को उपलक्षण मान लिया। इसी प्रकार कण चंग कण्यते, क्षण चंग क्षण्यते, रण रण रण्यते, तम तन तम्यते, चम चन चम्यते इत्यादि बना लीजिए। अब इसको पदांतवत इसलिए मान लिया है, इस नुगागम को अनुस्वार माना और पदांतवत माना, ताकि वह पदांतस्य से इसको परसवर्ण भी हो सके। देखिए यम धातु लिया, यम रम ले लिए, वम ले लिया। यहाँ हमने जब द्वित्व किया अंत में अनुनासिक है और अभ्यास के अंत में आ है। यहाँ यदि हम नुक का आगम कर देते ना, यदि यहाँ हम नुक का आगम कर देते ना का, तो इस ना को हम अनुस्वार बना नहीं सकते थे, क्योंकि अनुस्वार बनने के लिए ना को आगे चाहिए झल, और यार अलावा झल है नहीं। तो इसलिए साक्षात कह दिया कि आगम ही अनुस्वार का होता है, तो अनुस्वार ही कर दिया। अब पदांतवत क्यों कहते हैं? कि वह पदांतर से सूत्र है। पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है, तो जब परसवर्ण नहीं किया तो यही यम्यते बन गया, और जब परसवर्ण इसको कर दिया तो ये क्या हो गया? इसके समान हो गया, इसके समान। तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण व पदांतस्य, तो यह परे होने पर परसवर्ण होता है, तो परसवर्ण तो यह तक लिया है, तो यह में यावाराला भी आ गए, तो इनके परे होने पर हम परसवर्ण कर सकते हैं। और वह पदांतस्य का नित्य, नहीं तो नित्य करना पड़ता, पदांतवत मान लिया तो इसको हम विकल्प से कर सकते हैं। तो ये अनुस्वार यहाँ जो था, इसके पर कौन है? या ये यह है, इसके समान कैसे बनेगा अनुस्वार? तो या वाला जो है अनुनासिकानुनासिक भेदेन यवला द्विधा, एक या होता है अनुनासिक या, दूसरा होता है या, ला लाम वा वां। या वाला दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। तो जब अनुनासिक इस या का संबंध बनेगा तो अनुनासिक यहाँ बनेगा, अनुनासिक वा बनेगा। वम वम्यते, ये वम बनाया, वम वम्यते, ये इसको अनुस्वार कर दिया। अब इस अनुस्वार को हमने परसवर्ण किया तो इसके समान बनेगा ना। इस वा के समान जब अनुस्वार बनेगा तो अनुस्वार तो नासिका स्थान है इसका, तो हम कौन सा वाल बनाएंगे? इसके स्थान पर अनुनासिक वा बनाएंगे, वम वम्यते ऐसा बनाएंगे, इसके स्थान पर अनुनासिक वा बनेगा। अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। अब अधुपद धातु हमारे पास कुछ और है जो विशेष है,
सारे विशेष अनुपद हो जाएंगे तो अंत में जो शेष बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, दीर्घोक्ता से अभ्यास को दीर्घ कर देंगे। तो हम ले रहे हैं जप जब दह पश, ये 4 धातुओं के अभ्यास को नुक का आगम होगा। तो जप जप जजप जन जप्यते, जब जब जजब जन जभ्यते, और दह दह ददह दन दह्यते, और पश पश पपश पम पश्यते। सूत्र है जप जब दह दश भंज पशांच। तो दंश भंज तो हमने देख लिया था, अब ये रह गए 4। तो ये इनको नुक का आगम कर दिया अभ्यास को। और चर फल धातु, तो इनके लिए सूत्र है चर फलोश्च। चर फल के अभ्यास को भी नुक का आगम होता है। तो चर चर चचर चंचर फल फल पफल पम फल, ये जब चंचर पम फल बन गए तो सूत्र आता है उत्परस्य आता है। ये जो चर फल धातु इनके अभ्यास को जब नुक का आगम कर दिया तो उसके बाद जो धातु का आ दिखाई पड़ा उसको उत आदेश हो जाता है, आ को उ हो जाएगा। तो चंचर को हो गया चंचुर और पम्फल को हो गया पम्फुल। तो जब चंचुर बन गया उसके बाद ये आया तो यहाँ तो हरी चलक जाएगी, तो ये रेफांत हो गया तो चंचूर्यते बनेगा। और जब पम्फुल हुआ तो इसको दीर्घ नहीं हो सकता, क्योंकि धातु रेफांत वांत होता है तो ही दीर्घ होता है उपधा के को। तो उसको पम्फुल्यते, चंचूर्यते और पम फुल्यते। अब हम अनुपद धातुओं में से उन धातुओं को ले रहे हैं जिनको यंग परे होने पर संप्रसारण होना है। तो ग्रह व्यध वश व्यच, ये 4 धातु लिए हमने 215 पृष्ठ पर देखिए नीचे। इनके बाद जब यंग आएगा तो ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यति नांगिति च, इस सूत्र से इनको संप्रसारण हो जाएगा पहले और द्वित्व होगा बाद में। तो ग्रह के बाद हमने लगाया यंग ग्रह, तो इसको पहले हमने कर दिया संप्रसारण गृह और फिर या, तो द्वित्व किया गृह गृह, अभ्यास कार्य किया तो जगृह बन गया। तो ग्रह धातु पहले अदुपद था, संप्रसारण हो गया तो ऋदुपद हो गया। ग्रह धातु अदुपद था और रा को री कर दिया, संप्रसारण तो ऋदुपद बन गया। जब ऋदुपद बन गया तो सूत्र क्या है, री ऋदुपदस्य च, ऋदुपद धातु के अभ्यास को री का आगम होता है। तो क्या बन गया, जरी गृह्यते, ग्रह को पहले गृह बनाया, अदुपद से ऋदुपद बना दिया संप्रसारण करके, फिर गृह गृह को द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया उरत, सामान्य अभ्यास कार्य उरत हलादि शेषा करके कुहुष्टु करके जगृह बन गया। जब जगृह बन गया तो सूत्र आता है री ऋदुपदस्य च। ऐसे धातु जो ऋदुपद हैं उनका जो अभ्यास उसको री का आगम हुआ। तो जरी गृह्यते और व्यध, व्यध को पहले संप्रसारण किया, या को ई बनाया तो विध 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 विविध, गुणों यंग को वे विध्यते। अवश्य धातु है, ये भी ग्रही आती है, तो इसको भी तो संप्रसारण होना चाहिए। वेद को तो विध बना दिया आपने, तो यंग परे होने पर वश को संप्रसारण होना चाहिए। तो इसके लिए सूत्र आता है न वशः, 216 पृष्ठ पर देखिए, न वशः। वश धातु को यंग परे होने पर संप्रसारण नहीं होता, तो वश 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 दीर्घोक्ता से दीर्घ किया तो वा वश्यते। तो व्यध और व्यच को तो हम संप्रसारण करेंगे। व्यध से व्यध को विध बनाया तो वे विध्यते, और व्यच को विच बनाया संप्रसारण करके तो वे विच्यते। तो व्यध और व्यच को संप्रसारण करके द्वित्व किया, और वश को संप्रसारण नहीं होगा। संप्रसारण होगा तो वो हो जाएगा, कैसे बनेगा। तो न वशा सूत्र बना दिया कि वश को संप्रसारण किए बिना द्वित्व कीजिए, वश वश व वश्यते। तो ग्रह व्यध वश व्यच, ग्रह से जरी गृह्यते, व्यध वे विध्यते, और व्यच वे विच्यते, और वश व वश्यते। और
स्वपस्यम, इनके लिए हमने सूत्र पढ़ा है स्वपिष्यमी व्यायाम यंगी। स्वप धातु ग्रह्यादि में है नहीं, तो संप्रसारण प्राप्त नहीं था तो इसने कर दिया। तो स्वप को पहले कीजिए संप्रसारण करके सुप, और सुप सुप सुसुप, सुसुप बनने के बाद गुणों यंगलोकों से अभ्यास को गुण किया तो सोसुप, और सोसुप हो जाने के बाद आदेश प्रत्ययों से धातु का जो सकार उसको मूर्धन्य आदेश किया तो सोशुप, सोशुप्यते। और स्यम को संप्रसारण किया तो सिम हो गया, या कोई बनाया तो सिम सिम सिसिम से सिम्यते। यहाँ शत्व नहीं होगा, क्योंकि स्वप में जो सा दिखाई पड़ रहा है वो आदेश का है, वो धातु वास्तव में स्वप था, किंतु स्यम धातु में दंत सकार ही है, तो इसको शत्व नहीं होगा। तो से सिम्यते, सोशुप्यते और से सिम्यते। अब जो अधुपद धातु बच गए, जो हमने बताए अभी तक, कि जिनको आगम हुआ है, किसी को संप्रसारण हुआ है, इन सबको छोड़ करके जितने अधुपद धातु बच गए, सैकड़ों बच गए हैं, कम थोड़े बचे हैं, उन सब के अभ्यास को दीर्घोक्ता से हम दीर्घ बना देंगे। पठ 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 पपठ पापच्छिते, पच 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 पपच पापच्छिते, वद 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 ववद वा वज्यते, लश 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 ललश ला लश्यते। ये सामान्य बात है, अधुपद धातुओं के लिए यही सामान्य कार्य है कि द्वित्व कीजिए, सामान्य अभ्यास कार्य कीजिए, विशेष अभ्यास कार्य दीर्घोक्ता से अभ्यास को दीर्घ कीजिए। अब ये बीच में जो फंस गए दूसरे कि पच पच पपच पापच्छिते बन जाएगा, पत पत पपत पापत्यते नहीं बनेगा, वहाँ नीक हो जाएगा, पनी पत्यते बनाना पड़ेगा। इसलिए जो विशेष है उनको पहले पढ़ लीजिए, बहुत सावधानी से उनके यंग धातु बना लीजिए। अब रास्ता साफ है। अब जो बच गए उनके अभ्यास को दीर्घोक्ता से दीर्घ कीजिए, तो सारे अधुपद धातुओं के यंगलुगंत धातु निष्पन्न हो गए। युद्धपद धातुओं के लिए कोई विशेष कार्य नहीं है, तो वहाँ लिख 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 अभ्यास को गुण किया, गुणों यंगलुकों से तो ले लिखते, तो लिख 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 ले लिख्यते, भिद 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 विभिद बेभिद्यते। बस इसी प्रकार सारे युद्धपद धातुओं में यंग लगा करके यंगन धातु बना लीजिए। इनमें कोई विशेष है ही नहीं, और उदुपद के लिए भी कोई विशेष नहीं है। तो बुध 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 बुबुध बो बुध्यते, गुणों यंगलोकों से हमको गुण करना है। अभ्यास के अंत में रहने वाले ई को ए और ऊ को ओ, यही सामान्य अभ्यास के ई ऊ के लिए सामान्य कार्य क्या है? गुण, गुणों यंगलोकों। और अभ्यास के अत के लिए सामान्य कार्य क्या है? दीर्घोक्ता। पर वहाँ बहुत सारे प्रपंच बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे अपवाद बैठे हुए हैं, उनका विचार करके हमने दीर्घोक्ता को लगाया। पर इदुपद उदुपद में कोई प्रपंच नहीं है, तो वहाँ हमने द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया सामान्य, और अभ्यास को गुण कर दिया गुण यंग। तो लिख लिख ले लिख ले लिख्यते, और बुध बुध बुबुध बो बुध्यते, रुध 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 रो रुध्यते, लुभ 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 लो लुभ्यते। इसी प्रकार सारे इदुपद उदुपद धातु से यमन धातु बना लीजिए। अब धातु आए ऋदुपद, जिनकी विधा में री है, उनको हमने पढ़ लिया कि ऋदुपद धातु के सूत्र क्या है? री ऋदुपद हश्च। तो नृत 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 न नृत, ये बन गया उरत करके हलादि शेषा करके न नृत बन गया। सामान्य अभ्यास कार्य करके हमने न नृत बना लिया। धातु ऋदुपद है तो उसके अभ्यास को री का आगम किया, तो नरी नृत्यते, नृत नरी नृत्यते, त्रिप तरी तृप्यते, वृध वरी वृध्यते, कृश चरी कृष्यते, मृष मरी मृष्यते। ये सामान्य बात हो गई ऋतुपद धातुओं के लिए। पर ऋतुपद में विशेष धातु हम जानते हैं कृप, कृपु। इस कृप धातु के ऋकार में स्थित जो रेप का भाग है उसको कृपो रोलह से हम ला बना देते हैं। तो कृप 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 चकृप जब बन गया तो कृपो रोलह से उस ऋकार के रेप को हम बना देंगे ला। ऋकार स्थित जो रेप भाग है उसको ला बनाएंगे।
तो कृप का क्या हो जाएगा? क्लिप। और जो रीक का आगम हुआ है, धातु तो ऋदुपद है ना, यदि धातु को क्लिप पढ़ दिया होता तो रीक का आगम कैसे होता है? यदि कृप ना बना के क्लिप धातु बना दिया होता पाणिनि ने, तो रीक का आगम नहीं हो सकता। तो जब आगम होकर चरी कृप धातु बन गया तो कृप का ही रा कहलाया ना। रीक में जो रा है ये भी कृप का रा है, और कृप में जो रेप के अंदर रा है वो भी कृप का रा है, दोनों को लत्तु कर दिया। तो चली क्लिप्यते, चली क्लिप्यते, दोनों को हो गया। इस प्रकार हमने सारे ऋदुपद धातुओं से यंगत धातु बना लिए। अब जो बच गए उनको क्या करें? तो वहाँ कुछ प्राप्ति नहीं है, पर कुछ विशेष धातु आदेश जिनको प्राप्त है उनको देख लेते हैं। तो चक्षिका ख्याय हमने पता है, चक्ष धातु को ख्याय आदेश होता है आधातु विषयता में। तो चक्ष से यंग लगाया तो ख्या हो गया, तो ख्या ख्या चक्षा, दीर्घोक्ता से दीर्घ किया तो चाक ख्यायते। और भाष्यकार इसको, इस आदेश को क्षा कहते हैं, क्षा, तो चाक्षायते भी बन जाएगी। और चाय धातु को की आदेश होता है, चाया की, यंग परे होने पर, तो पूरे चाय धातु को की आदेश हो गया, तो की चिकी चेकीयते। और प्याय पी की अनुवृत्ति दे करके प्याय धातु के स्थान पर पी आदेश करते हैं। लिट तो यंग परे होने पर सूत्र है लिट यंगोश्च, तो प्याय को पी बनाया तो पी 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 पे पीयते। ये सारे सूत्र देखें, पुस्तक को सामने रखिए और पुस्तक की पंक्ति से पंक्ति मिलाकर चलते जाइए, सब हो जाएगा। अब विशेष धातु 3 हमारे पास आए, वृश्च, भ्रज, प्रच्छ। ये तीनों धातु ग्रह्यादि हैं। इनसे जब यंग प्रत्यय लगेगा तो इन तीनों को संप्रसारण हो जाएगा। तो वृश्च, भ्रज, प्रच्छ में जो रा है वो संप्रसारण होकर री बन जाएगा। तो देखिए 3 धातु हैं, वृश्च, भ्रज और प्रच्छ। इनके बाद जब यंग आया तो इनको ग्रहिज्या वैवेधि सूत्र से संप्रसारण हो गया, तो बन गए पृच्छ, वृश्च, भ्रज। ये बन तो गए, और जो सा है इसको स्तोषुनाशु से हम शा बनाएंगे और जराम जश जशी से जा बना देंगे, जस्तु करके, तो ये भृज बन जाएगा। ये धातु तो बन गए, पर ये ऋदुपद नहीं है। इनमें री तो हो गया, पर ये री उपधा में नहीं बैठा। और री का आगम पाणिनि यहाँ भी करना चाहते हैं, तो वार्तिककार कहते हैं री ऋत्वता इति वक्तव्य। आप ऐसा देखिए कि धातु में रिकार है, उपधा में नहीं है तो भी चलेगा, तो ऐसे धातुओं को भी री का आगम हो जाएगा। तो यह पृच्छ बन गया, द्वित्व किया तो पृच्छ पृच्छ पपृच्छ बना, पृच्छ पृच्छ पपृच्छ बन गया। इतना बनाने के बाद द्वित्व करना है, संप्रसारण करके द्वित्व करना है, तो पपृच्छ बना, और यहाँ हो जाएगा री का आगम। तो परिपृच्छते, वरी वृश्यते, और बरी भृज्यते, परिपृच्छते, वरी वृश्यते और बरी भृज्यते। इन 3 धातुओं को ऋक का आगम हमने क्या मान के किया? ऋत्वत मान के। ऋदुपद कहते तो नहीं होता, इसलिए सूत्र में ऋग ऋत्वतः इति वक्तव्यम ऐसा कह दिया। अब जितने भी धातु बच गए, जो अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद कुछ नहीं है, उनको क्या करेंगे? उनमें हमारे पास 2 सूत्र हैं। सूत्र तो सामान्य 2 ही हैं, यंग यंगलुक में अभ्यास कार्य विशेष तो 2 ही हैं, दीर्घोक्ता और गुणों यंगलुको। बाकी आगम कर रहे हैं, तो इनको बाकी को कोई आगम होना ही नहीं है, तो उनके अंत में यदि हमको आ दिखाई पड़ता है तो दीर्घोक्ता से उसको हम दीर्घ बना देंगे। जैसे खाद, खाद खाद, खखाद, चखाद, चा खाद्यते। यदि ई दिखाई पड़ता है जैसे मील, मील मील, मिमील, तो गुणों यंगलुकों से गुण किया में मिल्यते। और भूष, तो भूष भूष, बुभूष, अभ्यास के अंत में उ मिला तो बो भूष्यते। तो यंग परे होने पर अभ्यास के लिए सामान्य कार्य क्या है? दीर्घोक्ता। अभ्यास के अंत में दिखने वाले आ को हम दीर्घ बना दें, और अभ्यास के अंत में दिखने वाले इकार उकार को हम गुण करके गुणों यंगलुकों से ए ओ बना दें। ये सामान्य है, और बाकी सब उसके विशेष हैं जो आगम हो रहे हैं। और जहाँ आगम हो जाते हैं वहाँ 2 सूत्र नहीं लगते हैं, जहाँ कोई आगम नहीं होता वहाँ 2 सूत्र लग जाते हैं। इस प्रकार हमने खंड खंड में विभाजन करके सारे धातुओं से
यंगंत धातु निष्पन्न कर लिए हैं। अब हमारे पास रह गए हैं अनेकाज धातु जो 3 थे, जिनसे हमने यंग किया है वार्तिक से, सूची, सूत्री, मूत्री। ये धातु निजंत है। सूची, सूत्री, मूत्री के अंत में जो हमको ई दिख रहा है निच है। इसके बाद जब यंग प्रत्यय आएगा तो सूत्र रणिच, यंग प्रत्यय को इडागम नहीं होता। तो ऐसा आधातु प्रत्यय जिसको इडागम नहीं होता है, उसके परे होने पर निच का लोप हो जाता है। तो इनके सबके ई का लोप हो गया और सूत्र सूत्र हो गया। तो सूत्र सूत्र सुसूत्र, गुणों यंग लोगों से गुण किया तो सो सूत्र थे। मूत्र मो मूत्र थे। और सूची ई का लोप किया तो सूच सो सूच्य थे। ये 3 धातुओं से बन गए यंग लुगंत धातु। अब रह गए आजादी धातु। आजादी धातु हमारे पास 4 हैं, जिसमें से री का रूप हमने बना लिया, री का बना लिया है। अब अश, अट और ऊन। तो अश धातु से यंग लगाया, अश धातु से यंग लगा दिया, तो इसकी धातु संज्ञा हो गई सनाद्यंता धातु से। धातु संज्ञा तो पूरे की होती है ना, अश्य सभी जगह पूरे की होती है, पर वहां हम एकाच जो प्रथम से करते हैं, आजाद द्वितीय से करेंगे। धातु आजादी अनेकाच हो गया, तो इसके द्वितीय अवयव एकाच की द्वित्व होगा। किसको? श्या को। तो श्याश्या को द्वित्व किया और पूर्व श्या की अभ्यास संज्ञा कर दी। इसको हलादि शेषा किया तो शा को बचाया और या का लोप कर दिया, तो अश हो गया। इसको दीर्घो किता से दीर्घ कर दिया, अशाश्य। अट में यंग लगाया तो क्या हुआ, और क्या को द्वित्व किया। और पहला जो क्या है, इसकी पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा की, तो हलादि शेषा से पहला हल शेष बचा टा, या का लोप हो गया, तो क्या बचा? अ, ट और ट्या। अब इसको हमने दीर्घों की तरह से दीर्घ कर दिया। अटाट्य थे, अशाश्य थे, अटाट्य थे, और ये धातु से हम बना चुके हैं, फिर बना लेते हैं। इससे यंग लगाया तो पहले हमने इसको गुण किया। किससे गुण किया? यंगीच, यंगीच सूत्र से गुण किया। देखो गुणोत्तर संयोगाद्यो जो होता है, इसमें रिंग शायक लिंगशु की अनुवृत्ति आती है। तो शायक लिंग परे होने पर गुणोत्तर संयोगाद्यो, और यंग के लिए अलग से यंगीच बोलना पड़ता है, तो यंगीच से इसको गुण होगा। तो क्या बन गया गुण? अर। तो धातु बना आर्य, आजादी अनेकाच हो गया। तो द्वितीय अवयव एकाच में तो जब प्राप्त हुआ तो नंद्रा संयोग आधा ने रोक दिया कि रा को छोड़ो और या को द्वित्व करो। तो इसके लिए विशेष वार्तिक आता है कि यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न होती। ऐसा रा जिसके बाद या है, वहां नंद्रा का प्रतिषेध मत लगाइए और रा के सहित द्वित्व कीजिए। तो रिया रिया द्वित्व कर दिया। अब ये आया या, इसकी अभ्यास संज्ञा हुई, तो किसको बचाएंगे? पहले रा है ना, तो रा बचेगा हलादि शेषा से, या का लोप हो जाएगा। तो आ और रा और यते बना, इसको दीर्घों की तरह लगा दिया, तो आराधित बन गई। और ऊनु धातु जब लिया, ये भी आजादी अनेकाच है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? यंग आएगा, ऊनु में यंग आया तो पहले अग्रस्था धातु की दीर्घा से दीर्घ कर दिया, उसके बाद द्वित्व किया, तो द्वित्व किसको होगा? ये नूनू को, फिर इसको ह्रस्व हो जाएगा, और फिर गुणो यंग लोगों से इसको गुण हो जाएगा। तो ऊर्णो, ऊर्णो नुयते बनेगा। अशास्यते, अटाट्यते, आरार्यते और ऊर्णो नुयते। ये हमने इन धातुओं, ये हमने जो आजादी धातु थे उनसे भी यंगंत धातु निष्पन्न कर लिए। इस प्रकार हमने सारे धातुओं से यंगंत धातु बना लिए। अभी धातु बन गए, सनाद्यंता धातु से इनकी धातु संज्ञा हो गई, तो इनसे हम 10 प्रकार के प्रत्यय लगा सकते हैं और सारे कृत प्रत्यय भी लगा सकते हैं।
तो इनमें प्रत्यय लगाने में कठिनाई इसलिए नहीं है कि सारे अदंत हो गए। यंगलुगंत जो बनते हैं अदंत नहीं होते, इसलिए वहाँ प्रत्येक लकार में हमें कठिनाई होती है। यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। नेनी यह बना तो हमने 4 लकार के रूप यहाँ लिख दिए हैं। इन यंगन धातुओं में से एक धातु को लेकर के हमने 201 पृष्ठ पर 4 लकारों के रूप लिख दिए हैं, लट लोट लंग लिंग में। और बाकी लकारों में भी कुछ भी नहीं होगा। जब हम लिट लकार लेंगे, लिट लुट रिंग, तो सारे धातु सेट होंगे, अनेकाक्ष होने के कारण सब सेट हो जाएंगे। तो लिट में इष्यते, रिंग में इष्यत और लुट में इता, यही प्रत्यय लगेंगे ना। और ये सारे प्रत्यय कहलाएंगे आर्धातु। तो ये धातु के अंत में जो यंग का आ दिख रहा है, इसका हम, ये धातु रहेगा नेनीय, इससे हमने लगाया इष्यते, लुट में लगाया इता, यह आधातुक है। तो अतो लोपा से हम इसका लोप कर देंगे। तो नेनी यिष्यते, नेनी यता, ये बन जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। एक अतो लोपा से सारे के सारे रूप बन जाएंगे। और जब लुंग लकार आएगा तो लुंग लकार में सिच लगेगा, तो प्रत्यय होंगे इष्ट इशाताम इशत, यही होंगे ना। तो वहाँ हम इडागम करेंगे और इसको अतोलोपा कर देंगे, तो अनेनी यिष्ट बन गया। तो लिट में नेनी यिष्यते और लिंग में अनेनी यिष्यत, लुट में नेनी यिता और लुंग में अनेनी यिष्ट, ये बन गए अपने आप। अब रहा लिट, तो लिट में इसको आम हो जाएगा, अनेकाक्ष है, तो नेनी याम बन जाएगा ये। और जब नेनी याम बन गया तो हमें क्रिभू अस के रूप लगाना है। तो नेनी यान चक्रे, लो बन गए 10 लकार हो गए। तो मुख्य है धातु बनाना, धातु बनाने की प्रक्रिया अलग है, लकारों की प्रक्रिया अलग है। इसलिए धातु बना के तत्काल 10-10 लकार जो हम बनाते हैं, उससे सारा संकट पैदा हो जाता है। एक साथ बहुत सारी प्रक्रियाओं का गड्ढम हो जाता है। तो हमने सारे धातुओं के यंगत धातु बनाए और उनसे हमने 10 लकार के रूप बनाकर आपको एक धातु के दिखा दिए। एक धातु के जैसे रूप बने हैं 10 लकार में, वैसे ही सारे यंगत धातुओं के रूप 10 लकार में बनेंगे। तो यंगत धातु भी हो गए और उनके 10 लकार भी हो गए। तो यंग संबंधी सारी बात यहाँ पर पूरी हो गई। इसी प्रकार से हम प्रत्यय भी लगा लेंगे, वहाँ कोई समस्या नहीं है। तो आज के व्याख्यान में इतना